चलिए सर, वी आर ऑलरेडी डन विद almost done with SA 330 responses to assessed risk of material misstatement. As I said earlier as well कि सर compliance procedure constitutes 80% of SA 330. Substantive audit procedure से related सिर्फ 20% material है. Let me take you back to the previous diagram which we discussed. Here we see. This was the entire audit procedure. ये पार्ट था 315 का, ये हमारे हिस्से का 330 में आया. 330 में क्या आया? कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर. कंप्लायंस वी आर ऑलरेडी डन. सब्सटेंटिव के आगे दो लेग्स हैं सर, एक टेस्ट ऑफ डिटेल और एक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, जो आज के लेक्चर के लिए हमने क्या किया था? पार्क. सर क्यों पार्क किया था? क्योंकि एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड एक सेपरेट इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिफाइन करके आपके सिलेबस में डाल रखे हैं, जिसको हम प्यार से बोलेंगे SA 520 सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो आज के लेक्चर में हमारा क्या रह गया सर? आज के लेक्चर में हमारा रह गया टेस्ट ऑफ डिटेल्स. सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स और कंप्लायंस प्रोसीजर में डिफरेंस क्या था? हम भूल तो नहीं रहे कुछ? कंप्लायंस प्रोसीजर में हम क्या कर रहे थे? प्रोसेस का ऑडिट कर रहे थे. एक प्रोसेस था परचेज का, एक सेल्स का, एक HR का. इस प्रोसेस के ऊपर 25, 50, 100 तरह के रिस्क थे. उन 100 तरह के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी ने कंट्रोल लगा रखे थे. उन कंट्रोल्स की टेस्टिंग जब हम कर रहे थे, हम कह रहे थे हम कंट्रोल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि मिनिमम 3 कोटेशंस, अप्रूव वेंडर लिस्ट, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड. सर टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ डिटेल में हम घुस करके, डिग डाउन करके अमाउंट लेवल की टेस्टिंग करेंगे. यहां कंट्रोल की टेस्टिंग कर चुके, यहां अमाउंट की टेस्टिंग. मतलब अमाउंट मतलब इनवॉइसेस चेक करेंगे, गुड्स रिसीट नोट्स जो कि जिन पे आता है कितनी क्वांटिटी फैक्ट्री के अंदर आ गई, ये चेक करेंगे. सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, ये चेक करेंगे. राइट. अमाउंट में घुसेंगे सर. अमाउंट किस किस का हो सकता है? P&L का भी हो सकता है, बैलेंस शीट के अमाउंट भी चेक करेंगे, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं. सर हम क्या बात कर रहे हो? अमाउंट जहां भी होगा हम हर जगह अमाउंट की टेस्टिंग करेंगे. यही बात है बस. वाउचिंग क्या है? जहां P&L से रिलेटेड टेस्टिंग करेंगे. वाउचिंग मतलब टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस मतलब P&L अकाउंट के अंदर सेल्स, परचेज, यू नो, एम्प्लॉय बेनिफिट्स कोस्ट, टैक्स, आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, आपका अदर एक्सपेंसेस, आपका लीगल, प्रोफेशनल, जितने भी ट्रैवल, टूर, जितने भी तरह के खर्चे हैं, सबकी टेस्टिंग को क्या बोलेंगे? वाउचिंग. लेकिन अगर बैलेंस शीट की कोई आइटम है, उसकी हम अकाउंट बैलेंस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वी विल से इट वी आर वेरीफाइंग. इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है. दोनों में अमाउंट की ही टेस्टिंग हो रही है. यहां अमाउंट P&L से रिलेट करता है, यहां अमाउंट बैलेंस शीट से रिलेट करता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस आई कैन सी. चलिए सर, नाउ वी नो कि टेस्ट ऑफ डिटेल क्या है. अमाउंट लेवल पे जाकर के घुस के अकाउंट्स की टेस्टिंग करनी है. दो पार्ट होते हैं सर. जब P&L के अमाउंट्स के रिलेटेड हम इनवॉइसेस, वाउचर्स, गुड्स रिसीट नोट, गुड आउटवर्ड नोट, ये सब चेक कर रहे हैं, अमाउंट्स देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम वाउचिंग कर रहे हैं. जब हम वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट से रिलेटेड हम अपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन देख रहे हैं, हम अपने फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन देख रहे हैं, जब हम अपने बैलेंस शीट में आने वाली कोई भी आइटम अगर हम चेक कर रहे हैं जिसके अमाउंट हम वेरीफाई करें, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वेरिफिकेशन. क्योंकि दोनों की एजर्शंस अलग होती है, दोनों को अलग करना इसीलिए जरूरी भी था. अगर आप P&L की बात करो तो द मेजर एजर्शंस आर कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, राइट. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप वेरिफिकेशन की बात करो तो देर आर टोटली डिफरेंट एजर्शंस. एग्जिस्टेंस इज एन एजर्शन, वैल्यूएशन इज एन एजर्शन, rights and obligation is an assertion. These are the some related to balance sheet items assertions. चलिए सर, now let's have a look. इनका ये जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, इनका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या होगा? कंप्लायंस प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देख लिया था सर. अब बात करेंगे कंप्लायंस की जगह सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. चलिए सर, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर. सर आपने ये टाइमिंग काट क्यों रखा है? सर क्या ये गलती है? क्या ये लाइन आपसे गलती से खींच के नहीं है, जानबूझ के मैंने काटा है? क्योंकि टाइमिंग वही है जो किसका रहेगा? कंप्लायंस प्रोसीजर, कंट्रोल टेस्टिंग का. वो ऐसा नहीं होगा यार आपकी
इतने की आप कंट्रोल टेस्टिंग कर रहे हो और कुछ अलग पीरियड की अलग आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। टाइमिंग पढ़ लिया ऊपर, तो पूरे ऑडिट प्रोसीजर का वही टाइमिंग है। जिस जिस पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पीरियड पे रिलाई कर रहा हूँ या थ्रू आउट द पीरियड पे रिलाई कर रहा हूँ, जहां कंप्लायंस लगाऊंगा वहीं तो सब्सटैंटिव भी लगाऊंगा ना यार। ऐसा हो सकता है कि पहले 6 महीने पे कंप्लायंस लगाया, दूसरे 6 महीने पे सब्सटैंटिव लगाया, नहीं ना यार, नहीं हो सकता। चलो, तो यहां सब्सटैंटिव प्रोसीजर से रिलेटेड हम बात किसकी करेंगे? सिर्फ नेचर की और एक्सटेंट की। सर, नेचर एंड एक्सटेंट किस पे डिपेंड करेगा? सब्सटैंटिव प्रोसीजर का नेचर एंड एक्सटेंट, कब कहां कितने लगाने हैं, ये बात कर रहा है। किस लेवल के, किस हद तक के लगाने हैं, उनका नेचर क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, बात करता है कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीजर डिपेंड करेगा सरकमस्टांसिस पे। सर, क्या क्या सरकमस्टांसिस हो सकते हैं? सरकमस्टांसिस वन, सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके ही आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल गए एंड आपका ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो गया, तो आप क्या लगा सकते हो? ओनली एसएपी यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर का मैं 2 मिनट में आपको समराइज करूं, व्हेन वी कंपेयर एन एनालिसिस, तो उसको क्या बोलते हैं? हम जब पीरियड ऑन पीरियड कंपेयर करते हैं ना, लास्ट ईयर इतना, इस ईयर इतना, उससे पिछले साल इतना, ये क्या एक एनालिसिस है। जब मैं ये कंपेयर करता हूं कि यार एप्पल की ये पेंसिल इतने की, इंडस्ट्री में वन प्लस की ये पेंसिल कितने की है, जब मैं कंपैरिजंस करता हूं, बेसिकली इसमें नॉन फाइनेंशियल डेटा ज्यादा यूज होता है रादर देन फाइनेंशियल डेटा। हम जितना भी एनालिसिस करते हैं उसको लिंक करते हैं नॉन फाइनेंशियल डेटा से। जैसे कि 500 स्क्वायर फीट रूम का रेंट कितना है? 50,000 पर मंथ, मतलब 500 स्क्वायर फीट इज अ नॉन फाइनेंशियल, 50,000 पर मंथ इज अ नंबर। जहां भी फाइनेंशियल, जहां भी रुपीज करेंसी आ रही है वो फाइनेंशियल डेटा, 500 स्क्वायर फीट इज नॉन फाइनेंशियल डेटा, राइट। तो 500 स्क्वायर फीट का 50,000 किराया, फिर 1,000 स्क्वायर फीट का 1 लाख किराया, फिर इस एरिया में 500 स्क्वायर फीट का कितना किराया, उस एरिया में। ये जब हम एनालिसिस करते हैं, कंपेयर करते हैं, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप करके बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें अगर आज मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपको रेंट का एग्जांपल दे सकता हूं। सर, क्या रेंट रेंट की टेस्टिंग जब आप करोगे तो क्या सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। क्या उसमें मुझे डिटेल में वाउचिंग वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है? नहीं है। सर, कैसे? अभी बताता हूं। रेंट में हम क्या करते हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ऑफ एक्सपेंसेस है। मुझे पता है कि 1 लाख रुपए इस घर का किराया है, इस ऑफिस का किराया है, इस बिल्डिंग का वेयर हाउस का किराया है। अब मैं 12 महीने तक उसके 12 में से 10 सैंपल रेज करके 10 के 10 अमाउंट नहीं चेक करूंगा। मुझे अग्रीमेंट मिला, उसमें लिखा था किराया कितना है? 1 लाख रुपीज पर मंथ। लास्ट ईयर कितना था? 80,000 पर मंथ। कितना इंक्रीज हुआ? 20,000 रुपए। वैलिड है सर। मार्केट में कंपेयर किया, हाँ आपका भी सबका किराया इतना ही बढ़ता है, 10%, 15%, हाँ सबका इतना ही बढ़ता है। ये क्या करूं मैं? एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूं कि यार 1 महीने का किराया 1 लाख रुपए, मतलब 12 महीने का ऑडिट में कर रहा हूं तो 12 लाख रुपए टोटल रेंट पे ना पी एंड एल के खर्चे में दिख रहा होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा दिख रहा है तो मैं चेक करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा सर। मैंने एग्रीमेंट देख लिया, उसमें था इतना ही, 1 लाख रुपए पर मंथ। पिछले साल कितना था सर? पिछले साल 8 लाख रुपए था। मैंने एनालिसिस प्रोसीजर करा, अच्छा 8 लाख से 12 लाख कैसे? अच्छा ठीक है, इतना रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, हर साल आपका 15-20% जितना भी है इंक्रीज होगा, तो ये उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ। तो मेरा सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से, यानी कि सिर्फ सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से ही मुझे क्या मिल गया? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और जिससे मेरा ऑडिट रिस्क क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो सरकमस्टांस है सर, सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मेरा सिर्फ एसएपी से ही काम चल गया। देयर कुड बी ए केस जहां पे सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल से ही काम चले, जहां सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल से ही काम चले। आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के लिए ओनली टीओडी ही जरूरी हो, और उसी से ही आपका ऑडिट रिस्क। देखो यार, इसका फ्लो समझो। ये क्या है? ऑडिट प्रोसीजर। ये ऑडिट प्रोसीजर, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये क्या? ऑडिट प्रोसीजर। आपको ऑडिट प्रोसीजर लगा के मिलता क्या है? ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस, यहां भी लिख लेना ऑडिट एविडेंसेस।
ऑडिट एविडेंसेस से आपको हासिल क्या होता है? अगर आपको ऑडिट एविडेंसेस मिल गए, सफिशिएंट भी मिल गए, अप्रोप्रिएट भी मिल गए, आपका गलत ओपिनियन देने का जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है, आपका ऑडिट रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो पॉइंट इज कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात करें, किस पे डिपेंड करेंगे? तो वो डिपेंड करेंगे आपके सरकमस्टांसिस पर। सरकमस्टांसिस में रिक्वायर ओनली एसएपी लगाओ, सरकमस्टांसिस में रिक्वायर ओनली वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ही करो, एनालिटिकल प्रोसीजर लगेगा ही नहीं इस केस में, किसी केस में। सरकमस्टांसिस में रिक्वायर दोनों का कॉम्बिनेशन भी लगाओ, दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी कॉस्ट, यानी कि मैंने चेक किया 1000 एम्प्लॉयज की सैलरी 1 करोड़ रुपए आ रही थी करंट ईयर में। मैं सीधा उनको चेक करने नहीं बैठ गया, मैंने एनालिसिस बिठाया कि यार पिछले साल कितनी थी। पिछले साल 950 लोग थे और सैलरी थी 80 लाख रुपए। 950 लोग 80 लाख रुपए सैलरी, इस साल कितने? 1000 लोग, यानी कि 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ गए और 20 लाख रुपए सैलरी बढ़ गई। अब मैंने यहां क्या किया? कंपेयर किया प्रायर पीरियड से। तो मैंने क्या इंप्लीमेंट किया? एसएपी। ओनली नहीं कह रहा मैं, ओनली नहीं कह रहा, एसएपी अप्लाई किया, प्लस में जो 50 एम्प्लॉय बढ़ गए मैं उसको टेस्ट ऑफ डिटेल भी चेक करूंगा उनकी। मैं चेक करूंगा 50 लोग जो बड़े हैं, या आप कह सकते हो 100 लोग आए, 50 लोग छोड़ के चले गए नौकरी, तो अल्टीमेटली एम्प्लॉय 950 से 1000 तक आ गए। तो मैं जाने वालों का सेपरेशन का अग्रीमेंट, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, वो सब चेक करूंगा। आने वालों के अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज, उनको जो आपने सैलरी ऑफर करी, ये सब टेस्ट ऑफ डिटेल भी करूंगा। तो अगर मेरे को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की टेस्टिंग करनी है, तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया सर? मैंने कॉम्बिनेशन लगाया, किस किस का? एसएपी भी किया और टेस्ट ऑफ डिटेल भी किया, यानी कि अमाउंट लेवल पे भी टेस्टिंग करी। जो 100 लोग 50 लोग नए आए थे, सबकी सैलरीज के मैंने अमाउंट देखे। जो नए गए थे उनकी मैंने ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट के भी अमाउंट देखे। मैंने प्रायर पीरियड से कंपेयर किया 950 वर्सेस 100, तो मैंने एसएपी भी लगाया, यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब प्रायर पीरियड से कंपेयर भी किया। बट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर तब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो और आपके कंट्रोल फेल हो जाते हैं, या फिर उनके बहुत अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आते हैं। तो ये सारे कंट्रोल्स फेल हो गए, तो उसके बदले में आपको कॉम्पनसेट करने के लिए, ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, आपको मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एम आई क्लियर ऑन दैट? एम आई क्लियर ऑन दैट? चलिए सर, दिस वॉज ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अभी हमने मतलब भी समझ लिया। आई थिंक मैं आपको एक बार अगर सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव डन दिस 4.1 फ्लो चार्ट हम 50 बार देख चुके हैं। 4.2 डन, 4.3 डन, 4, 5, 6 हमने क्या किया था? पार्क किया था। सर किस दिन के लिए पार्क किया था? जब हम पार्ट 5 करेंगे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। 4.7 वी आर डन, 4.8 वी आर डन, 4.9 अभी हमने डिस्कस किया टेस्ट ऑफ डिटेल्स। वाउचिंग मतलब पीएल की टेस्टिंग, एंड वेरिफिकेशन मतलब बैलेंस शीट की टेस्टिंग, राइट? आपको पढ़वा देता हूं 2-3 मिनट्स के अंदर, ज्यादा नहीं लूंगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस मतलब वेरिफिकेशन। For example, purchase transaction may be verified by examining the related purchase invoice, good GRN, and gate entry register. Such test of transaction क्या करते हैं? हेल्प करते हैं एस्टेब्लिश करने में क्या? ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स। एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस का मतलब क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज। इसमें आप फिक्स एसेट्स का एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, वुड हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग existence of the asset as on date of balance sheet, मतलब existence is a one of the assertion of the balance sheet item, यानी कि account balances। कॉन्सेप्ट नंबर 4.10 हमने क्या कर दिया था? पार्क। सर ये हम पढ़ेंगे एसए 520 के बाद। कॉन्सेप्ट नंबर 5.11 सिंपल बात करता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कब कब सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाएंगे, कम लगाएंगे, कब कौन सा सब्सटेंटिव लगाएंगे, कौन सा सब्सटेंटिव लगाना है, टीओडी लगाना है, या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, ये बात कर रहा है नेचर की। नेचर मतलब ये, अगर
ध्यान से सुनो, दोबारा बोल रहा हूँ। नेचर एंड एक्सटेंट, टाइमिंग हमने काट दिया था। क्यों काट दिया था? उसका लॉजिक था। आईसीआई ने भी आपके सिलेबस में नहीं दिया, उनकी बुक में भी नहीं है। मतलब जब कंप्लायंस लगा रहे हो तभी तो ये लगाओगे ना यार। नेचर मतलब कौन सा सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने की बात हो रही है, क्या टीओडी की बात हो रही है या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की बात हो रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, कब कौन सा प्रोसीजर लगाना है ये डिपेंड करेगा सरकमस्टांसिस पे। सरकमस्टांसिस तीन तरह के हो सकते हैं। परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी सफिशिएंट टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबली लो लेवल। देयर कुड बी ए सरकमस्टांस कि यार सिर्फ एसएपी लगा के ही मुझे ऑडिट रिस्क कम हो रहा है मेरा, तो मैं ज्यादा क्यों लगाऊंगा। देयर कुड बी ए सरकमस्टांस डिपेंडिंग अपॉन द सरकमस्टांस वेयर only test of details are appropriate. That could also be a case. There could be third circumstance where a combination of substantive analytical procedure and test of detail are most responsive to the assessed risk. And sir, risk of material misstatement, देखो यार, अब अब ये वही बात कर रहा है सिंपल वाली कि आपको ज़्यादा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे जब आपके कंट्रोल जो है ना वो अनसेटिस्फैक्ट्री हुए। आपने कंट्रोल्स की टेस्टिंग करी बट आपके कंट्रोल्स की टेस्टिंग में बहुत सारे सैंपल्स फेल हुए बिकॉज द असेसमेंट ऑफ रोमम टेक्स इनटू अकाउंट इंटरनल कंट्रोल। द एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मे नीड टू बी इंक्रीज्ड व्हेन रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर अनसेटिस्फैक्टरी। राइट, चलिए सर, इसको थर्ड पॉइंट को रीड ओनली लिख देना, रिपीटेटिव है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव completed our SA 330 responses to assessed risk of material misstatement. Now we will do our our written practice of all these important concepts जो कि एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं। Then we will start doing our next standard. For now, I wish you all the best. Good luck. Take care. Bye bye.